हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है, कैसे है, किस तरह से काम करती है। तो प्राइमरी जेनेटिक्स जो मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाती है, हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब जेनेटिक्स की बात करें तो पहला टर्म आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या वंशागति, ये क्या होता है पहले ये समझने वाली चीज है। तो बेसिक सी बात है कि हम ये देखते हैं कि हर जीव में कुछ लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो ट्रांसफर होते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। तो अगर इसके हम डिफिनीशन जानना चाहें तो बहुत बेसिक सा डिफिनीशन है कि ट्रांसफर of characters from one generation to another or next generation is termed as, मैंने पहले भी है टर्म्ड एज, नोन एज, कॉल्ड एज कह सकते हैं, टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अब कई ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चलते हैं, तो उनको जेनेटिक ट्रेट्स या जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाएंगे। तो अच्छा, इससे होता क्या है, अब ये समझने वाली बात है कि क्या जरूरत है इसकी, क्यों होता है, क्या होता है, ये बेसिक सी चीजें। तो सबसे बड़ी बात होती है कि वेरिएशन हमको समझना होता है जेनेटिक्स को समझने से पहले कि वेरिएशन क्या है, विभिन्नता क्या है। तो जैसा हम देखते हैं कि एक ही परिवार में, एक ही घर में 4 भाई हो तो 4 भाई में सिमिलरिटी होती है, बट कुछ डिसिमिलरिटीज होती हैं। जानवर है तो न कई सी विभिन्नताएं हैं, अंतर है, अलग हर जानवर अलग। कुत्ते हैं तो कुत्तों में अलग अलग प्रजातियां हैं। अभी जैसे सीजन चल ही रहा है, ब्रीडिंग सीजन है कुत्तों का, तो आसपास अभी देखेंगे सभी लोग की मोहल्ले में छोटे छोटे पिल्ले घूमते दिखाई देंगे। तो एक ही माँ से उत्पन्न हुए हैं, मगर वो 4-6 जो भी होंगे वो वेरिएट कर जाते हैं, डिफरेंट आते हैं, उनमें डिफरेंस रहता है। उसी तरह से एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से अलग होती है। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन चिंपैंजीज से अलग है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज रखता है। तो ये वेरिएशंस जनरेट होते रहते हैं। तो दूसरा जो टर्म होता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो अच्छा, इसको समझने का मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप आसानी से समझ सकें और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकें। तो इसको लास्ट तक देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अगर हम बात करें वेरिएशन की, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएशन यानी विभिन्नता। तो हमें ये मालूम चला कि विभिन्नताएं मुख्यतः 2 तरीके की होती हैं। अगर हम विभिन्नताएं की बात कर लें तो वेरिएशंस मेनली 2 तरीके के हैं, ठीक है। पहला, अगर हम पहले वेरिएशन की बात करें तो सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन। और अगर दूसरा हम कहें तो दूसरा कहता है ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल। ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल, ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है, ये कहलाया। अब हम बात करें सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक क्या है, तो ऐसे वेरिएशन जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे दिखाई दें, ठीक है, वो। तो इसमें हमको 3 खास फीचर्स मिले। क्या क्या रीजन हो सकते हैं इन वेरिएशंस को पैदा करने के लिए। तो पहला है एनवायरनमेंट फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। हो सकता है कि हमारे आसपास का वातावरण हो। जैसे इमेजिन कर लो कि कोई परिवार है, ठीक है, या मान लीजिए मेरा भाई है, हम इंडिया रह गए, वो चला गया अमेरिका या चाइना चला जाता है, वहां जाकर के अपनी फैमिली बसाता है, वहां की लड़की से शादी करे, उससे उसके बच्चे पैदा हों, और 2 से 4 पीढ़ी बाद जो वहां का टेम्परेचर होगा, जो वहां का माहौल होगा, उसके हिसाब से उसकी जनरेशन जनरेट होगी। और यहाँ इंडिया में जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे हिसाब से, जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से जनरेट होती है। अब अगर ये 5 पीढ़ी बाद आए, चूंकि हमारा पैटर्नल जीन सेम होगा, फिर भी उनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेगी। उसी तरह से अगर हम बहुत सिंपल सा
एक्सपेरिमेंट या कह लो कि सब लोग कर सकते हो। गर्मी में अगर रहते हो तो देखते हो इंसान का जो त्वचा होती है वो टैन होने लगती है, थोड़ी डल होती है धूप में रहने से। वही अगर ठंडे प्रदेशों में रहता है या ठंड में रहता है, एसी में रहने लगे तो उसकी त्वचा हल्की लाइट हो जाती है। तो ये जो है उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया। दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये लैमार्कियन थ्योरी में भी था जिसको बाद में नेग्लेक्ट किया गया। इसमें थोड़े से झोल है कह लो। तो होता क्या है कि अगर हम किसी ऑर्गन का बार बार इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग, जिम जाना, तो बार बार एक ही तरह की एक्सरसाइज करने से मस्कुलर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बार बार किसी चीज़ को पढ़ने से, याद करने से इंसान के ब्रेन की सेल्स में चेंजेस आते हैं। किसी चीज़ या हम कोई काम बार बार करते हैं तो उस हिसाब से हमारा शरीर बदलने लगता है। तो ये कहलाता है यूज एंड डिसयूज। और ना करें तो उस पर कोई अलग परिवर्तन आएगा। और तीसरा है कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, सतत प्रयास इसको कहते हैं। सतत प्रयास क्या होता है कि अगर किसी काम में हम लगातार लगे रहें, कंटिन्यू करते रहे एक ही तरह का काम, तो कुछ समय बाद वो एक नया लक्षण उत्पन्न कर देता है, एक नया व्यवहार उत्पन्न कर देता है। ये कहलाता है कॉन्शियस एफर्ट। अब बात हम करें ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल की, तो ये जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो लगातार या सतत हो सकता है, कॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो ये मोस्टली जेनेटिकल होते हैं जो चलते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं अगर हम बात करें तो। इसका पहला पार्ट जो है वह कॉन्टिन्यूस और दूसरा है डिसकॉन्टिन्यूस। अब ये क्या है? तो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन जो लगातार होते चले जाए, परिवर्तन उसमें आता चला जा रहा है, तो कहलाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। और ऐसा जो कभी हुआ था फिर रुक गया, फिर होगा, कभी हुआ तो हुआ, तो ये कहलाता है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी जो होती है, इसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि भारत में जेनेटिक्स का जो मेंशन था ये बहुत पहले से था, जिसको बाद में खोजा गया। तो लेकिन हमारे यहाँ कहने का तरीका अलग था। मैं उसके बारे में बताऊंगा कब, कहाँ, कैसे है, तो उसको समझाते चलूंगा। जो नेक्स्ट टर्म आता है कि वेरिएशन हो रहा है, तो एक सिंपल सा सिद्धांत है कि नेचर कोई काम बिना मतलब के नहीं करती। तो कोई फायदा तो होगा, कुछ तो रीजन होगा कि वेरिएशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमेशा एक नई स्पीसीज बनती है। ठीक है, उनके अंदर अडाप्टेशन आता है किसी एनवायरनमेंट को लेकर के। जैसे अभी हम चले जाएं कहीं और ठंडे प्रदेशों में, जैसे या हम पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, बहुत ईजी एग्जांपल है। अभी उठो जम्मू चले जाओ, तो वहाँ देखने पे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उसी ऊंचाई को चढ़ने में जहाँ हमें थकावट होने लगती है, उतनी ऊंचाई पे वहाँ जो लोकल बासिंदे हैं, जो कुली का काम करते हैं, जो बच्चों को ढोते हैं या औरतों को, मर्दों को पीठ पे बिठा के ले जाते हैं ऊपर तक पैसा लेकर के, वो बड़े आराम से चढ़ रहे हैं। उनको उतनी ज़्यादा थकावट नहीं। क्यों? क्योंकि उतने हाइट पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो उतने में रहना अडाप्ट कर ली। बट हम लोग नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन कुछ समय तक अगर हम रहने लगे वहाँ पे तो हम अडाप्ट कर लेंगे। दूसरा, नए तरह के स्पीसीज का बनना, कि अडाप्टेशन के थ्रू लंबी समय की अवधि में नए स्पीसीज भी बनते हैं। इससे परिवर्तन होते हैं जीवों में, नई स्पीसीज में नई जातियां बनती हैं, उनके लक्षणों में नया परिवर्तन होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंस है वेरिएशन के। तो अब हम बात करें जो हमारा मेन टॉपिक था, जेनेटिक्स। ये तो बेसिक्स मैंने बता दिया, इसको याद रखने वाली चीजें हैं। हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जो है जेनेटिक्स, अच्छा, जेनेटिक्स जो शब्द है इसको समझ लेना कि बिट्स, जो हम जानते हैं कि मेंडल कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट शब्द जो दिया था वो बिटसन ने दिया था। ठीक है, पॉइंट टर्म बिटसन। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है कि भाई जेनेटिक्स की खोज तो मैं मेंडल को जाता है श्रेय। हालांकि मेंडल के पहले बहुत लोगों ने किया था, लेकिन
जो खोज के बाद नाम जो शब्द ये बेटसन टर्म आया, सॉरी जेनेटिक्स टर्म आया था, वो बेटसन ने दिया था। तो अब जरा सा एक छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूं। जेनेटिक्स के जो पिताजी हैं, यानी ग्रेगोर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भाई साहब यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के में एक शहर है ब्रुन, ये वहां पे पैदा हुए थे। कब? 1822 में। तो ये पैदा कब हुए? बॉर्न इन 1822, ठीक है। कहां? एट ब्रुन, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। 1822 ब्रुन में, ब्रुन एक शहर का नाम है। तो ये ब्रुन में पैदा हुए ले, और इन्होंने पढ़ाई किस चीज की थी? तो इन्होंने पढ़ा था, स्टडीड स्टैटिस्टिक्स। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, खास बात ये है। लेकिन जॉब कौन सी किए? इनकी जॉब क्या थी? एक प्रिस्ट की थी। प्रिस्ट यानी पादरी, जो चर्च में पूजा कराता है। प्रिस्ट यानी पादरी, चर्च का पुजारी प्रिस्ट कहलाता है। इनकी जॉब थी ये। अब चूंकि ये वैज्ञानिक स्टूडेंट थे, मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, खाली बैठना इनके काम, पूजा तो भाई रोज थोड़े होती है, सुबह शाम हुई बस, तो दिन भर करते क्या है? तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये अपना दिमाग लगाए। और इनके जो गार्डन था चर्च के बाहर पीछे की तरफ, तो उसमें इन्होंने देखा कि मटर के पौधे हैं, ठीक है, मटर के पौधे। तो एक्सपेरिमेंट किस पे किए? एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था इनका? तो स्वीट पी, यानी इसको बोटानिकल नेम है पाइसम सैटिवम। मटर के पौधे पे इन्होंने देखा कि इनके बागीचे में मटर का पौधा है, और उस मटर के पौधे में प्रॉब्लम यह है कि कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ की फली अलग है, कुछ के फूल का रंग अलग है। तो ये बड़े परेशान हुए कि यार ये कैसे हो रहा है तो मटर ही। तो इन्होंने उसके ऊपर अध्ययन किया। कब तक किया? ये भी खास बात है। ये भाई साहब बहुत लंबा इनका अध्ययन था। 1856 से लेकर के 1864 तक कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहे बहुत। इन्होंने किया कब से? फ्रॉम 1856 टू 1864, लगभग 8 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे पे। अब एक क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन है, किस पे किया? मटर पे। कब से कब किया? 1856 से 1864 तक। ये तो बेसिक सी चीजें थी। 7 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। इन्होंने कितने लिए? 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। अब ये 7 कैरेक्टर्स जल्दी याद नहीं होते, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? तो ऐसे इमेजिन करो, अज्यूम करो कि तुम्हारे सामने एक मटर का पौधा है, ठीक है। लेट्स अज्यूम देयर इज अ प्लांट ऑफ पी, एंड व्हाट विल द फर्स्ट थिंग? द फर्स्ट थिंग विल बी हाइट। हमने उसकी देखी हाइट क्या है, बौना है कि लंबा है, ठीक है, पहला। दूसरा, अच्छा हाइट है, ठीक है, तो उसमें फलियां लगी होंगी ना, तो फलियां कैसी हैं? ठीक, फलियां मोटी हैं, फूली हुई हैं या सिकुड़ी हुई हैं? तो दूसरा हो गया पॉड, पॉड का शेप कैसा है? चलो ठीक है, पॉड का शेप हो गया। तो पॉड का शेप अगर है तो कलर कैसा है? तीसरा क्या हो गया? पॉड कलर। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद फ्लावर, फ्लावर कैसा है?
फ्लावर दो हिस्से, या तो एपिकल होगा या तो एक्सियल होगा, ठीक है। तो फ्लावर, तो चौथा क्या हो गया, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन क्या है, चलो भाई ठीक है, फ्लावर का पोजीशन हो गया। तो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का रंग क्या है, ये भी तो होगा। फूल है तो किस रंग का है, तो फ्लावर कलर। छठा, चलो हमने देख लिया तना कैसा है, उसे फली है तो कैसी है, उस पे फ्लावर कैसा है, ये सब हो गया। अब हमको जानना है उसका बीज, तो बीज का शेप कैसा है, सीड शेप कैसा है, और लास्ट में सीड की साइज क्या है, सॉरी कलर क्या है, साइज कलर, सीड का कलर क्या है। दीज आर द 7 फीचर्स और कैरेक्टर्स विच वर स्टडीड बाय मेंडल। सिंपल, याद करना हो गया। हम एक मटर का पौधा देख रहे हैं, हाँ भाई लंबा है या बौना है, अच्छा लंबा है, ठीक है चलो। तो उसमें फलियां कैसी हैं, फूली हुई हैं कि सिकुड़ी हुई हैं, चलो ठीक है, फली हो गई। तो फ्लावर लगा है, फ्लावर कैसे लगा है, एपिकली लगा है, यानी टिप पे लगा है या किनारे किनारे लगा है, तो एपिकल होगा या एक्सियल होगा, सिंपल। अच्छा ठीक है, तो उसका कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, चलो फ्लावर कलर हो गया। सीड का कलर कैसा है, उसका बीज हरा है, पीला है, कैसा है। सीड का शेप क्या है, बीज कैसा है, झुर्रीदार है या गोल है। तो ये 7 उसके बेसिक लक्षण, ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हमको पढ़ना होता है वो हाइट का पढ़ना होता है और ये दोनों पढ़ना होता है। और फ्लावर कलर पे बहुत से एक्सपेरिमेंट अलग से हुए तो मैं बताऊंगा। तो ये 7 फीचर्स थे जो उन्होंने लिया, ठीक है। लेकिन अब कमाल की बात थी, इतनी डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने 1865 में अपना पेपर पब्लिश किया और 1884, ये 1884 में बेचारे मर गए, ठीक है। तो यहां पे एक सीधा से लिख सकते हैं 1822 से 1884। लेकिन कमाल की बात यह है कि 1884 में मरने के बाद इनको वैल्यू नहीं मिली थी। ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है कि मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है और मेंडल के फेल होने का रीजन क्या है। मेंडल शुरू में फेल थे, दिस इज द फैक्ट कि आज हम जिसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो क्या थे, इनिशियली ही वाज फेल्ड, इट इज द फैक्ट। मेंडल को क्या नाम दिया जाता है, इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मगर ये भी उतना ही कड़वा सच है कि भाई साहब ये फेल थे, पहले इनका एक्सपेरिमेंट नहीं माना गया था। माना क्या, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन यहां बनता है कि सक्सेसफुल कैसे हुए और इनके फेलियर का रीजन क्या था। इनिशियली ये फेल्ड थे। तो अब ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आगे दूंगा। तो ये पूरा मेंडल की हिस्ट्री हो गई जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बाद में मेंडल के नियमों को सन 1900 में फिर से रीस्टडी किया गया, ठीक है। तो मेंडल के नियमों को रीस्टडी, तो उसको कहते हैं, हेडिंग ही हो जाता है वो, रीडिस्कवरी। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का रीडिस्कवरी होना कब हुआ ये, तो ये हुआ 1900 में। कब हुआ, तो 1900 में। किसने किया, तो 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों के नाम और उनके देश का नाम याद रखना है। पहला ह्यूगो डिव्रीज। ह्यूगो डिव्रीज कहां के थे, तो हॉलैंड के थे, ठीक है। दूसरा कार्ल कॉरेंस। दूसरे कौन थे, कार्ल कॉरेंस, CORR, कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस भाई साहब कहां गए थे, जर्मनी के। तो ये हो गए जर्मनी। और तीसरे थे, इनका नाम का स्पेलिंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको याद रखना, एमिल वॉन शर्मैक।
एमिल वॉन शर्मैक, और ये भाई साहब थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है, एमिल वॉन शर्मैक ऑस्ट्रिया के। तो इन्होंने किया क्या, अब देखो खास बात, ह्यूगो डिवरीज ने इनकी डिस्कवरी की, इनके नियमों की डिस्कवरी की, दोबारा खोजा, और इसको एक पेपर था उस समय, जर्नल था, जिसका नाम था फ्लोरा। जर्नल का नाम क्या था, फ्लोरा। उस फ्लोरा जर्नल में इन्होंने पब्लिश कराया, कब, इन 1901। मेंडल के नियमों को इन्होंने किसमें कराया, फ्लोरा नाम के एक जर्नल में, पत्रिका में 1901 में पब्लिश कराया। अब बात हम करें कार्ल कॉरेंस की, तो कार्ल कॉरेंस ने इनके जो प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट थे, इसके ऊपर अध्ययन किया, ठीक है, इसके ऊपर अध्ययन किया, और क्या किया, गेव लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने इनके नियम, जो एक्सपेरिमेंट थे, उसके ऊपर अध्ययन किया, और क्या किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी के नियम जो थे उन्होंने प्रस्तुत किए। किसके आधार पे, तो मेंडल के लॉ के आधार पे। ये भी एक फैक्ट है कि उन्होंने मेंडल के ही लॉ को लिया था। हालांकि कार्ल कॉरेंस ने बाद में बहुत से ऐसे प्रयोग किए जो मेंडलियन लॉ से डेविएट कर गए, तो मैं बताऊंगा अलग से। अब एक शब्द मैंने अभी कहा था, कुछ देर पहले ही मैंने बताया एक सेंटेंस, कि मेंडल फेल हो गए थे, ठीक है, लेकिन मेंडल सक्सेसफुल भी थे। ये दोनों चीजें थी। तो ये दो चीजें क्यों हुई, किस तरह से हुई, तो ये चीजें समझने से पहले इस चीज को समझ लो कि मेंडल, पहले रीजन जान लो फेल क्यों, फेलियर क्या था। तो भाई पहला रीजन फॉर इनिशियल फेलियर, शुरुआत में फेल होने का रीजन क्या था। तो शुरुआत में फेल होने का पहला रीजन था कि ये उस समय लैमार्क और डार्विन, लैमार्क और डार्विन की थियरी जो थी उस समय बहुत हाइप पे थी। कुछ लोग कह रहे थे लैमार्क सही है, कुछ कह रहे हैं डार्विन सही है। लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म उस समय बहुत हाइप पे था, बहुत लोग उस पर डिबेट कर रहे थे। इनकी थ्योरी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा रीजन, इन्होंने जिस जर्नल में पब्लिश कराया था वो फेमस नहीं था, तो नॉन फेमस जर्नल में पब्लिश कराए थे, दूसरा रीजन। तीसरा, मैथमेटिशियन थे ये, चूंकि ये कोई पाप नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि मैथमेटिशियन थे तो लोगों ने इन पे ध्यान नहीं दिया कि भाई बायो के बारे में ये क्या बताएगा। और चौथा सबसे बड़ा रीजन, नो साइंटिफिक टर्म। ये मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीजन बन जाता है, इन्होंने बहुत कॉमन शब्दों का इस्तेमाल किया था, कोई वैज्ञानिक टर्म नहीं दिया, जैसे फैक्टर, फैक्टर इज अ कॉमन वर्ड, तो लोगों को लगा ये तो बस ऐसी ही बात कर रहे हैं, तो कुछ खास पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब तो ये तो बेसिक सी चीजें थी जो इनके फेलियर का था। अब मेन पॉइंट जो क्वेश्चन बनता है या समझने वाली बात है कि रीजन फॉर सक्सेस, रीजन फॉर सक्सेस, सक्सेस का क्या रीजन था, मेंडल ने सक्सेसफुल क्यों हुए। तो मेंडल के सक्सेस होने का रीजन था पहला, मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट मटेरियल। और तीसरा था क्रॉसिंग मेथड। अब इसको जरा समझ लेते हैं। मेथड ऑफ वर्किंग, इन्होंने बहुत बेसिक काम किया, 7 लक्षण चुने, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण को पढ़ा, मिक्स नहीं किए।
जल्दीबाजी नहीं दिखाए, जितना इन्होंने स्टडी किया उसका डाटा तैयार किया, एक पूरा सेट बनाए जो भी इनका था। और एक प्रक्रिया आती है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में इन्होंने क्या किया कि चूंकि मटर तो भाई बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल फीमेल दोनों पाया जाता है उसमें, तो इन्होंने कुछ मटर के पौधों को से जो इसका एंथर होता है उसको निकाल दी, उसका मेल पार्ट निकाल दी। इससे क्या हो गया कि कंट्रोल्ड वे में पॉलिनेशन हुआ। कंट्रोल्ड वे में पॉलिनेशन होने से हुआ कि ये जिस पौधे पे चाहते वो मेल होता, जिसको चाहते वो फीमेल हो जाती। इनके ऊपर था। सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट मटेरियल, मैं यहां मानता हूं ये लकी थे मेरे हिसाब से। अगर इनकी किस्मत खराब होती और इनके बागीचे में मिराबिलिस जलापा होता या कुछ और पौधा होता तो इनके एक्सपेरिमेंट का सत्यानाश हो चुका होता। ही वॉज गॉड लकी, भगवान की कृपा थी कि एक्सपेरिमेंट के लिए इनको सामने मटर दिख गया और उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाला। तीसरा, क्रॉसिंग मेथड। क्रॉस कराने के लिए इन्होंने एक बार में एक लक्षण को चुना। अगर ये एक बार में कई लक्षणों को चुनते तो हो सकता था ये फेल हो जाते, ये पॉसिबल था क्योंकि इनका डाटा बहुत बड़ा बनता, मिसमैच होता। हालांकि बाद में इन्होंने बढ़ाया इसको, लेकिन फेल नहीं हुए। बट क्या पता किस्मत खराब होती, कोई डाटा चौपट होता, एक भी डाटा गड़बड़ होता तो इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता था। तो क्रॉसिंग मेथड में इन्होंने पहले मोनोहाइब्रिड कराया, फिर डाइहाइब्रिड कराया, फिर ट्राइहाइब्रिड कराया। ये सीक्वेंस बदलते गए, लक्षणों के ऊपर बदले। पहले लंबाई के पौधे को लिए, अगर लंबाई लिए तो सिर्फ लंबाई का अध्ययन किया, बाकी क्या चेंज हो रहा है कुछ नहीं। फिर अगर कलर पे गए तो कलर का अध्ययन किया, बाकी क्या चेंज हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह करके इन्होंने पूरा डाटा तैयार किया लगभग 8 साल तक। ये 8 साल तक इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। और भी बहुत रीजन थे जो मैं मानता हूं कि चूंकि एक रीजन जो मैंने फेलियर में दिया था मैथमेटिशियन होना, वो इनका सक्सेस होने का रीजन था। वो भी क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, स्टैट्स के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने सबका एक स्टैटिस्टिक डाटा बनाया था। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में स्टैट्स की पढ़ाई होती है तो डाटा तैयार किया था, उस तरह से इन्होंने डाटा बनाया था। चूंकि इनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी कि ये लेबोरेटरी में कोई काम कर सके, लेकिन भाई अब इन्होंने डाटा मजबूत रखा था, जो कि बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो डाटा सिमिलरली आया, तो इनके सारे नियम सक्सेसफुल हो गए। और मेंडल के इन 3 वैज्ञानिकों ने, कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डे व्रीज और एमिल वॉन शर्मैक, इन लोगों ने इनको वापस इनके नियमों को महत्व दिया और बताया कि जो बात में हम लोग आज कह रहे हैं वो बात वही है जो मेंडल कह रहे थे। इसके बाद अब मैं बात करूं, अगर ये तो सिंपल सी चीज थी जिसको मैंने बताया। अब मैं कहूं अगर कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, तो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मेंडल ने पहला एक एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन में। मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, इससे पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मतलब एक बार में एक लक्षण। इसमें इन्होंने पौधे की लंबाई को लिया, तो इन्होंने दिखाया कि कैपिटल टी, फिर इसके बाद स्मॉल टी को इन्होंने दिखाया ये प्योर टॉल था, ये प्योर डॉर्फ बोना था, ठीक है। इसको इन्होंने कहा पेरेंट जनरेशन। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इनको 2 चीजें मिली, या सारी जो जनरेशन मिली वो सब के सब क्या थी, लंबी थी। अब यहां गड़बड़ हो गया, भाई ये क्या हो गया, बोना वाला कहाँ गया, इसको तो आना चाहिए था। तो इसको इन्होंने फिर से क्रॉस कराया, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जब कराए तो इनको लक्षण चेंज हुआ। और इसमें जब सेल्फिंग करा दिए तो इनको क्या क्या मिला, जब इन दोनों को भी सेल्फिंग कराई गई तो 3 लंबे मिले और 1 बोना मिला। तो लेकिन इसको कहा गया ये फिनोटाइप, और लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल रखा था जीनोटाइप, इस पे इनको मिला 1, 2, 1। तो ये इनका रेशियो आया, मोनोहाइब्रिड रेशियो इसको कहते हैं, 1:1 या 3:1 का रेशियो, ठीक है। दूसरा रेसिप्रोकल क्रॉस, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। दूसरा इन्होंने कराया रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस, ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि जल्दी इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। रेसिप्रोकल क्रॉस, अब ये क्या है, तो पहली बार में
मान लेते हैं ये दो पौधे थे, या सॉरी दो फूल थे, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इसको मेल रखा, ठीक है, और इसको फीमेल। ये सिंबल होता है मेल फीमेल का, बहुत से सिंबल है, मैं इसको बना रहा हूं। तो दूसरा जब एक्सपेरिमेंट किया, वही वाला सेम एक्सपेरिमेंट, कोई चीज नहीं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इसको इन्वर्स कर दिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन्वर्स कर दिया। मतलब अब इसको कर दिए फीमेल और इसको कर दिए मेल। वो इसलिए कि क्या लक्षण मेल फीमेल के हिसाब से भी निर्भर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ मेल पे चल रहा है, अगर एक पौधा मेल है तभी उसका लक्षण जाएगा। तो ये कहलाया रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इस पे हालांकि इनको मिला कि जो भी ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब एक जो हेडिंग आता है या टर्म आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेंडेलियंस थ्योरी, आई थिंक ये बकवास है। इसको करने कोई लॉजिक नहीं। 1942 के 52 के आसपास, 50 समथिंग में मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स लॉ या एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यूजलेस है? देखो, मेंडल ने कहा कि हम डोमिनेंट लक्षण या जो प्रभावी लक्षण होगा उसको लेंगे और उसका कैपिटल इस्तेमाल करेंगे दो एलील के लिए, ठीक है। और अगर इसी का बौना होगा जो रिसेसिव लक्षण होगा, इसके लिए हम पहले वाले का ही स्मॉल लेटर यूज करेंगे। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इन ज्ञानियों ने क्या किया? कहा नहीं भाई देखो, जो टॉल वाला है और डॉर्फ वाला है, तो हम जब लिखेंगे ना तो हम डॉर्फ वाले का लेटर यूज करेंगे, यानी लंबे के लिए कैपिटल डी इस्तेमाल करेंगे डॉर्फ की स्पेलिंग का, और बौने के लिए स्मॉल डी इस्तेमाल करेंगे। भाई कुछ नहीं परिवर्तन होगा। तो कोई लॉजिक नहीं था, क्या जरूरत थी इसको करने की? फालतू ज्ञान दिखाया अपना, ना करते तो भी चल जाता। बट ये याद रखना, कभी आजकल कभी यही पूछ देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है ये कहाँ से आ गया। तो खैर चलो, यूजलेस ही था, बट यही है मॉडर्नाइजेशन। नए पैकेट में पुरानी चीज बेच देना, और कुछ नहीं। अब बात करते हैं मेंडल्स पोस्टुलेट्स की। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें पोस्टुलेट्स दिए। मेंडल्स पोस्टुलेट्स। मेंडल्स पोस्टुलेट्स क्या? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तीन चीजें निकाली। पहला, फैक्टर। इन्होंने कहा देयर इज अ फैक्टर विच कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कोई एक कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे लक्षण को लेकर चल रहा है, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, यानी लक्षण दो तरीके से होंगे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। एक जो हर स्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा प्रभावी कहलाएगा, जो सिर्फ कुछ निश्चित परिस्थिति में अपने आप को करेगा वो अप्रभावी कहलाएगा। यानी एक लक्षण जो सबको दबा सकता है वो प्रभावी है, जो लक्षण सबसे दब जाता है वो अप्रभावी। तो दो तरह के लक्षण होते हैं। तीसरा, सेग्रीगेशन। व्हाट इज द सेग्रीगेशन? इन्होंने कहा देखो, लक्षण भले अप्रभावी हो लेकिन जब उसको मौका मिलेगा वो सामने आएगा, वो किसी दब के खत्म नहीं होगा, तो ये कहलाया सेग्रीगेशन। तो ये तीन पोस्टुलेट्स आए। बाद में कार्ल कॉरेंस ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है कि मेंडल्स पोस्टुलेट्स, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो पोस्टुलेट्स में फैक्टर है, डोमिनेंस रिसेसिवनेस है और सेग्रीगेशन है। अब बात करते हैं व्हाट इज द लॉज ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें पहला है लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। इन्होंने कहा कि देखो भाई, लक्षण जब भी ऐसा होगा कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, उसका हम बैक क्रॉस करा दें या टेस्ट क्रॉस कराएं तो टेस्ट क्रॉस कराते ही वो लक्षण अपने आप को सामने स्पष्ट कर देगा। तो ये क्वेश्चन आता है, पूछता भी है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, कैपिटल टी यानी जो F1 जनरेशन होगा इसका P पेरेंट जनरेशन के रिसेसिव वाले से क्रॉस करा देते हैं तो हमको एक लंबा मिल जाता है और एक बौना मिल जाता है और रेशियो आ जाता है 1:1 का। यही इसका क्वेश्चन है, 1:1 का रेशियो किसमें आता है, तो टेस्ट क्रॉस में 1:1 का रेशियो आता है। ठीक है, सिंपल सा। फिर दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मैंने जो बताया था, जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही ये बनता है डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही जनरेट होता है। सेम चीज जो मैंने कहा था कि अगर हम क्रॉस कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो इसमें जो भी बनेगा सबका सब लंबा ही बनेगा। ठीक है, और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कराया था TH मॉर्गन ने। किसने कराया था? TH मॉर्गन ने। बाद में TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। किस पे कराया था? तो ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाइज को कहते हैं ड्रोसोफिला पे। और इनको नाम क्या देते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स TH मॉर्गन ने कराया था, इसलिए बाद में इन्होंने बहुत से नियम दिए हुए तो ये कहलाया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहां पे मैं लास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाला है, तो मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डेविएशन बताऊंगा, मेंडल्स के नियम कहां कहां फेल हो गए। तो इसमें आज मैं सिर्फ मेंडल के नियम को डिस्कशन कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंडल के नियमों को का फेलियर कहां कहां है, डेविएशन कहां कहां है, मैं उसका डिस्कशन करूंगा। तो लास्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अबे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मेंडल ने एक साथ दो लक्षण लिए। ठीक है, सीड का जो कलर था और उसका शेप, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो इसको दर्शाने के लिए इन्होंने रखा R R Y Y, और इसको दर्शाने के लिए रखा स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो इसका अब हम क्रॉस करा दें R R Y Y R R Y Y, तो इससे हमको मिला कैपिटल R, इससे मिला Y, इससे मिला स्मॉल r, इससे मिला स्मॉल y। अब इसका क्रॉस कराए तो हमको मिला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका हम सेल्फिंग करा दे तो हमको चार लक्षण मिलेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ये चार लक्षण हमको मिलेंगे। तो अब कराते हैं इसका डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक चकरबोर्ड बनाया गया, ये पूरा ऐसे। बहुत इजी है, मैं इसको तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि किताब में बहुत हैवी टाइप का दिया। तो ये चार जो मैंने बनाए, चार पेयर बनाए ना, इसको वैसे लिख दो, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। फिर वही चीज यहाँ पे भी, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब इसको हम लोग भरना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, एक बार में क्यों भरना है? तो बुक में जो होता है लंबा लंबा लिखता है, इसको ऐसे लिखना है, इसको लिखना है एक तरफ वाला ऊपर और एक साइड वाला नीचे। तो यहां को पहले लेंगे, तो ये और ये, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, फिर वही कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। दूसरा पॉइंट, खास बात, अगर स्मॉल पहले आ रहा है तो भी हम पहले कैपिटल को लिखेंगे। जैसे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y यहां पे नहीं है, यहां पे कैपिटल Y है,
बट हम इसको यहाँ कैपिटल वाई है तो कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं बताते हैं अभी। फिर वही काम, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली वही हो जाएगा। आई थिंक अब बनाना आसान है, बना के प्रैक्टिस कर लेना। कई बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं आता है तो बेइज्जती होती है फालतू में, तो इससे अच्छा है बना के प्रैक्टिस किए रहो अच्छे से, ठीक है। लास्ट पॉइंट और सबसे खास पॉइंट, गिनते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ पहला सेट गिनेंगे, सिर्फ पहला सेट, ये और कुछ नहीं। तो गिनना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कहीं दिख रहा है नहीं, तो हो गया 9। कैपिटल आर स्मॉल वाई, सिर्फ पहला सेट गिनना है, 1 2 3। और कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये हो गया 3। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, 1 2 3, तो ये भाई साहब हो गए 3। और बच गया आखिरी ये, तो 1। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हमको क्या मिला, 9:3:3:1। रेशियो 9:3:3:1, 9:3:3:1। और इसे ही कार्ल कॉरेंस ने नाम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसे एक और नाम दिया गया लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। तो ये नियम इसलिए दिया गया क्योंकि इससे मालूम चला कि अब क्या है, जो आर वाई था, अब इसके नाम समझ लो, जो आर वाई था वो राउंड येलो था, जो आर स्मॉल वाई था वो राउंड ग्रीन था, स्मॉल आर कैपिटल वाई जो था वो रिंकल्ड येलो था, और स्मॉल वाई जो था वो रिंकल्ड ग्रीन था। तो इससे मालूम चला कि अगर दो लक्षण एक साथ चल रहे हो तो वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वो अलग अलग भी चल सकते। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत सिंपल सा था, और इसको अच्छे से तैयार करना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट टर्म पे मैं डेविएशन बताऊंगा कि मेंडल्स के लॉ कहां कहां डेविएट कर गए और ये कहां कहां फेल हुए। और एक रह जाता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को मैं बता दे रहा हूं, खुद से करना एक बार और देखते हैं कि क्या उसका आंसर ला पाते हो या नहीं ला पाते हो, रेशियो बन पाता है या नहीं बन पाता है। मैं बता दे रहा हूं कैसे बनेगा, क्या होगा। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर नहीं बन पाया अच्छे, और 10 लोग ऐसे हो जिससे ना बन पाए, और कमेंट में लिख दो कि मुझसे नहीं बना या उनका क्या रेशियो है, बना या नहीं, बस इतना लिखना। अगर 10 लोग ऐसे जो नहीं बना पाओगे, मैं बना के बताऊंगा कैसे बनता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर्स दिए गए, कौन कौन से, तो लंबाई को भी ऐड कर दिया गया और बाकी तो था ही, ठीक, लंबाई को भी ऐड किया गया और बाकी तो रहेगा ही। तो इसका जो कंबाइन बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, ठीक, ये तो बनेगा ही बनेगा। फिर इसके सीक्वेंस बनेंगे 3-3 के सेट पे। अब मैं इसका रेशियो बता देता हूं, मैं बनाऊंगा नहीं, बनाना है खुद से। अभी जैसे डायहाइब्रिड है वैसे ही है। रेशियो जो मिलता है हमको वो क्या मिलता है, 27 9 9 9 3 3 3 1, ये इसका रेशियो है, ठीक है। बनाओ, बन जाए तो बताना, नहीं बनता है तो मैं इसको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। ये बहुत इजी है, डायहाइब्रिड की तरह ही है। लेट्स सी कितने लोग बना पाते हैं, कितने लोग नहीं बनाते, और इसको देखते रहो। जो भी और डाउट है तो उसको पूछते रहो। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि न्यू मेंडलिज्म जिसको कहा गया, उनके जो नियम विचलित हो गए, कुछ नए नियम बने, न्यू मेंडलिज्म के बारे में बताऊंगा मैं। मेंडेलियन थ्योरी यहाँ पे समाप्त होती है। और ये चूंकि लंबा वीडियो था
ताकि एक बार में कवर अप हो जाए। जो डाउट रहता है उसको पूछ लेना, और अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी ये मालूम चले। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।